अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के बावजूद प्रोटेक्ट करके रखे तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो बदलता रहता है। जैसे कि आप सर्दियों में देखते हैं, गर्मियों में देखते हैं, तो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। बट हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज पे रखता है। वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंज नहीं आने देता, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं। तो ये है मेन फंक्शन होम्योस्टेसिस का। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, उससे वो अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। इन आने वाले चेंजेस से क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं, जिससे एवोल्यूशन होती है। अब मेजर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस की वजह से चेंज होती हैं? तो उसमें मेन 3 चीज़ें हैं, वाटर, सोल्यूट्स एंड टेम्परेचर। इससे आगे हम नेक्स्ट इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन। मीन्स हमारी बॉडी ओवरऑल किन मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो है ओस्मो रेगुलेशन। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर ऑफ द बॉडी। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट का, अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल मेंटेन करें तो इसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके लिए हमारे अंदर किडनीज मौजूद हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसके लिए हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। ये दोनों का कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से कई बार बोर्ड में आ चुका है। फिर हमारे पास जो होम्योस्टेसिस का मेजर कंपोनेंट है या मेजर पार्ट है वो है एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। अगर बॉडी के वेस्ट को एक्सपेल किया जाए बॉडी से तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इसके लिए जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो है लिवर एंड किडनी। फिर फाइनली कहता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है इस हद तक कि समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर इतना ज़्यादा पानी होगा कि खतरा होगा कि इंटरनल सिस्टम जो है वो बह ना जाए, फ्लडेड ना हो जाए, या फिर इतना कम पानी अवेलेबल होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ड्राई आउट होने के चांसेस भी हैं। तो हमारा होम्योस्टेसिस उस एनवायरनमेंट में भी हमें प्रोटेक्टेड रखता है। सो हमारा सिस्टम, हमारा होम्योस्टेसिस जो है आने वाले एक्सटर्नल तमाम चेंजेस के बावजूद हमें बचाए रखता है। फिर एक स्टूडेंट्स हमारे पास एक बुक में डायग्राम है। इस डायग्राम का मतलब आपको मैं डिटेल से समझाता चलूं। इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है? इस डायग्राम में ये जो पूरा बॉक्स है ये इंडिकेट कर रहा है एक कंप्लीट इंडिविजुअल को। कहता है कि एक कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस है, ब्रेन है। अगर बाहरी टेम्परेचर कम हुआ या ज्यादा हुआ तो ये कंट्रोल सिस्टम हमारा ब्रेन रिस्ट्रिक्ट करेगा कि पूरे इंडिविजुअल के अंदर टेम्परेचर चेंज ना हो। इसी तरह जैसे पूरा इंडिविजुअल अपना कंट्रोल सिस्टम रखता है, ये इस डायग्राम का मतलब आपको मैं डिटेल से समझा रहा हूं। हर सेल भी अपना इंटरनल सिस्टम मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके लिए हमारे तमाम सेल्स में, हर सेल के अंदर कंट्रोल सिस्टम, अपना कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। फिर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। पहले हम प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन देखेंगे। प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन के बारे में हम बात करें तो प्लांट्स की 3 कैटेगरीज हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ये भी टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।
और ये अगर आपको शॉर्ट के लिए आए तो आप इसको डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे और मॉडिफिकेशंस लिखेंगे। हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स दैट लिव इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, जिनको बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रो, पानी, हाइड्रोफाइट्स। इसकी एग्जांपल है वाटर लिली, लोटस एंड हाइड्रिला। इनमें मॉडिफिकेशंस क्या है कि इनका लीव्स का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इनमें अपर पोर्शन पे, लीफ के अपर पोर्शन के ऊपर स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है। फिर हमारे पास आ जाता है मीजोफाइट्स, प्लांट्स लिविंग इन मॉडरेट सप्लाई, जिनको ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम पानी की सप्लाई हो, उनको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। इसकी एग्जांपल है रोज, मैंगो, ब्रासिका। ये दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स को फेस कर सकते हैं। अगर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर होगी तो ये स्टोमेटा ओपन रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस हो, और एट द सेम टाइम ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ताकि पानी, जब पानी कम हो तो पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। लास्टली हमारे पास आ जाता है जीरोफाइट्स। जीरो मीन्स लाइट, जो सूरज की तपती हुई रोशनी में, एक्सेसिव सनलाइट में रहते हैं, मतलब ड्राई एरियाज में रहते हैं, पानी की कम सप्लाई में रहते हैं, उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कैक्टस एंड एलोवेरा। इनकी मॉडिफिकेशंस की बात करें तो इनके लीव्स बड़े थिक होते हैं, कांटानुमा होते हैं, नोब लाइक इनके लीव्स होते हैं, बहुत बारीक होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम से कम हो। सेकेंडली, इनकी जो क्यूटिकल है, आउटर लेयर है प्लांट की, वो थिक होती है, थिक लेदरी होती है ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो सके। फिर स्टोमेटा इनमें लीफ की लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं ताकि पानी का ज़िया अगेन कम से कम हो सके। और लास्टली, अगर ऐसा सीजन आए जब पानी का बिल्कुल, अब पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो ये अपने लीव्स को शेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 का पहला टॉपिक। इससे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा। अल्लाह निगहबान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।